हो गया, बन गया था। तो बाकी इस तरीके से जितने भी चीजें होंगी प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी एक पूरा फुल फ्लेज ईडीए का कर लेंगे। मतलब इसी ईडीए बेसिकली होता क्या है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। कि जो काम आप नॉर्मली कर रहे थे, अब क्या करोगे? पाइथन के थ्रू एनालिसिस करोगे। और एनालिसिस में क्या होगा? दो तरीके का होगा। पहला क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे जो पांडास के थ्रू होगा। दूसरा विजुअलाइजेशंस। क्या आप उसका डिस्ट्रीब्यूशंस देखना चाहते हो, कॉलम के बेस पे देखना चाहते हो, पाई चार्ट के बेस पे देखना चाहते हो, तो क्या करोगे? उसके बेस पे बना लोगे। इस तरीके से दो तीन चीजें होंगी। तो मेरे पास कुछ होगा, मेरे पास है पूरा फाइल ही। कहीं से भी आप डेटा डाउनलोड कर सकते हो। पहला ये रहेगा, और उसके बेस पे क्वेश्चन बना लोगे। दूसरा क्या रहेगा? हम्म, अभी मैंने किस तरीके से क्वेश्चन बनवाया, चैट जीपीटी से बनवाया, उस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो? प्रॉम्प्ट पास करके बनवा सकते हो। इस पे मैट प्लॉटली, मैट ईडीए, जैसे ईडीए हो गया ये। और भी होंगे हमारे पास तो मैं क्वेश्चंस। ये ईडीए प्रोजेक्ट है, तो इसमें कुछ आपको इस तरीके से दिखेंगे। मान लो ये है, इसमें से फिर नेटफ्लिक्स का ओपन कर लेता हूँ। तो ये क्या है? डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट किस तरीके से होते हैं वो है। और इसमें क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ ही साथ दिखा सकते हैं। किस पे दिखा सकते हो? इसमें सारी चीजें ऐड कर सकते हो आप। कि इसको पहले क्या करना, डेटा फ्रेम से क्लीन करके आप एसक्यूएल पे डालना। फिर एसक्यूएल से क्या करोगे? नॉर्मल डेटा अपलोड करोगे, मतलब फेच करोगे क्लीन डेटा। एंड वहां से क्या करोगे? एनालिसिस का काम स्टार्ट। तो ये आप दिखा सकते हो। और दिखाना किस तरीके से? इसी तरीके से रहेगा कि आपके पास टाइटल रहेगा, देन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहेगा कि नेटफ्लिक्स होता क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या चीजें आप सॉल्व करने वाले हो। तो ये सारा चीज। देन आपका क्या, बेसिक डेटा लोड हो गया। अब इसमें से क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस में क्या क्या हो सकता है? कि हमारे पास टॉप कौन सा मूवीज है जो ज्यादा क्या हो रहा है, देखा जा रहा है। दूसरा क्या हो सकता है? कि सबसे ज्यादा किस टाइप के मूवीज को रेटिंग मिली है ना? किस टाइप के मूवीज को देखा जा रहा है जिसका ड्यूरेशन क्या है, एवरेज है। कि जैसे मान लो कि ये एवरेज के बेस पे है ना, ड्यूरेशन। कि अगर कोई ये ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या रहा? कि वो पॉपुलर बहुत ज्यादा है ना, और उसको लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लीट भी कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है? कि कोई भी बंदा वेब सीरीज स्टार्ट तो कर रहा है, लेकिन एक या दो ही देख रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? स्टॉप कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? कि वो आगे फिर नहीं चलेगा। कि उसमें क्या है, व्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन क्या है, बस फर्स्ट वाले का पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड वाले, फोर्थ और जितने भी है सबका नहीं आ रहा है। तो उसके बेस पे नहीं चलेगा। तो वो चीज आपको क्या करना है? दिखाना है। किस टाइप का हमें मूवी बनाना है, कि ड्रामा बनाना है, इंटरनेशनल बनाना है, हॉरर बनाना है, मतलब किस जेनरिक का बनाना है। तो उसके बेस पे आप बता सकते हो कौन से डायरेक्टर की मूवीज चल रही है। कि अगर इन फ्यूचर मुझे कौन सा कोई डायरेक्टर को साइन करना हो तो किसको कर सकते हैं जिसकी मूवी अच्छी खासी चल रही है, जिसकी रेटिंग अच्छी खासी है, उसके बेस पे। देन रिलीज डेट, किस डेट पे अगर रिलीज करते हैं तो क्या हमारा मूवी चलता है, उसके बेस पे। क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है, सिंपली इतना ही डेटा है। इसमें क्या होगा, तीन चार टेबल हो सकते थे। ये डेटा बेसिकली किसका है? मूवी का है। दूसरा डेटा हो सकता है यूजर के बेस पे भी होगा, है ना। तीसरा हमारे पास क्या होगा? कलेक्शन के बेस पे होगा, कि कौन सी मूवी ने कितना कमाया है, इसके बेस पे भी रहता है ना। कि अगर इस डेज को रिलीज करते हो तो इसकी कमाई इतनी है, इस डेज पे रिलीज करते हो तो इसकी कमाई इतनी है, उसके बेस पे क्या होता है? डिफाइन कर सकते हो। तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के बेस पे ये दिख रहा है कि हमें वो टाइटल दिखाओ ऑफ द टीवीज सो दैट हैव रिलीज इन इंडिया। कि ऐसे मूवीज का मुझे देखना है जिन्होंने क्या किया है, इंडिया में रिलीज किया है सिर्फ। तो ये तो हेड, पहले एक बार हेडर देख लिया है वो। मतलब ये एज अ एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि पहले वो एक डेटा देख लिया कि हाँ डेटा किस तरीके से दिख रहा है। देन यहाँ पे देखोगे कंडीशंस लगा है, दिख रहा है। और इसमें क्या लगा है? कंट्री। और क्या देखना है मुझे? टीवी शो ही देखना है। देन क्या चाहिए? सिर्फ कौन सा कॉलम चाहिए? तो सिर्फ टाइटल का कॉलम चाहिए। तो इसको सिर्फ टाइटल मिल जा रहा है। तो ऐसे कितने मूवीज है? 71 है। कौन कौन से मूवीज है तो आपको दिख जाएगा।
सरफरोज है, सेवन है, एजेंट, राघव, वर बीरबल, ये तो हमारे ख्याल से पुराना मूवीज है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन बनाते हो, उसका सॉल्व करते हो। और इसमें एक चीज मिसिंग है कि इसके बेस पे आप दो तीन इंसाइट लिख देते हो, वो चीज आपको लिखना पड़ता है एज एनालिस्ट। यहाँ पे नहीं है, बट क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। ये देखो डेटा के बेस पे है, तो डेटा में आपको पूरा रीड करना पड़ता है। और यही चीज आपको फिर विजुअलाइजेशन के बेस पे दिखा सकते हैं कि कौन सी कंट्री में हमारा कितनी मूवीज देखी जा रही है, कि टॉप कौन सा कंट्रीज है। तो आप क्या बता सकते हो, नंबर के बेस पे भी दिखा सकते हो और बार चार्ट के बेस पे भी दिखा सकते हो, है ना। अगर वही चीज परसेंटेज के बेस पे देखना है कि कौन से डायरेक्टर का सबसे ज्यादा क्या है कंट्रीब्यूशन है, तो वो क्या होगा कि आप नॉर्मली उसके नंबर के बेस पे भी दिखा सकते हो और उसका पाई चार्ट भी दिखा सकते हो। तो वो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन के बेस पे होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जो टॉम क्रूज है उसने कितने मूवीज किया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका नंबर्स के बेस पे दिखा सकते हो। इनका कुछ एरर आ रहा होगा। हाँ, तो इसका एक फंक्शंस बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसका फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, कि यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल पास कर देंगे, और उस वेरिएबल में क्या होगा कि जैसे आप नेम चेंज करोगे, दूसरा नेम, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका डेटा दिख जाएगा। तो क्या होगा, ये ऑटोमेट में चला जाएगा थोड़ा सा, कि फंक्शंस में सिर्फ आप नेम डाल रहे हो, सारा चीज है। तो ये सारी चीज आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अपने हिसाब से कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उनका तो वो छोड़ो, बाकी बेसिकली अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो बाकी चीजें सही होती है। जैसे इसमें क्या है कि 6-7 हमने रखा है एक साथ, ताकि कभी भी कुछ भी दिखाना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन डिफाइन नहीं रहता तो बच्चों को नहीं पता चलता ना। तो मैं सबको बोलता हूँ कि चैट जीपीटी से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन डिफाइन कर सकते हो। नहीं तो फिर इसी का क्या, एज ए सैंपल आप यूज करो। ये क्या है कि हमारे पास हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस का है, कि आपको क्या करना है, हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट करने से पहले से आपको क्या करना होगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या है, मंथली एवरेज हाउस प्राइस क्या चल रहा है, ईयरली हमारा कितना घर सेल हो रहा है, देन कि हमारे पास कितने हर मंथ क्राइम कमिटेड हो रहे हैं। क्योंकि क्या आता है, लोकेशंस में ये भी रहता है ना कि अगर आप कहीं पे घर खरीद रहे हो तो क्या देखते हो कि वहां पे क्राइम कम होना चाहिए, उसके बेस पे। तो ये सारा चीज क्या है, उसी के बेस पे। अब इसके बेस पे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। ये तो दिखाया है कि कन्वर्ट किया है डेटा फ्रेम में। इसमें एक और चीज है, डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम में आपका सेम फॉर्मूला होगा जो अपने एक्सेल पावर बीआई टैबलू पे देखा है ना, सेम होगा। इसमें क्या फंक्शंस, पीडी डेट टू डेट एंड टाइम। तो जैसे आप इसको करोगे तो ये क्या होगा, जो भी डेटा कॉलम होगा उसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे वो डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, डॉट डे लिखोगे तो डे आ जाएगा, डॉट क्या लिखोगे, ईयर लिखोगे तो ईयर के बेस पे मिल जाएगा, मंथ लिखोगे तो मंथ, वीक नम लिखोगे तो वीक नम। इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे इन्होंने लिखा है डेट, डेटा डॉट डेट, देन डीटी। डीटी हमारा कौन सा है, लाइब्रेरी है, देन उसमें से क्या चाहिए मुझे, सिर्फ ईयर चाहिए, तो इस तरीके से ईयर ले सकते हो। डेटा हमारा कौन सा है, डेटा फ्रेम जिसमें स्टोर है, उसमें से क्या कौन सा कॉलम ले रहे हैं, तो डेट का ले रहे हैं, ये दिख रहा है ना। और इसमें क्या है कि डीटी हमारे पास क्या है, डेट एंड टाइम फंक्शन है। अब उससे क्या ले रहे हैं हम लोग, ईयर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो ये सिंटैक्स है, दिख रहा है, डेट डीटी एंड मंथ लेना चाहते हो तो मंथ। इस तरीके से आपको मंथ मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि मंथली क्राइम कितना हो रहा है, ईयरली क्राइम कितना हो रहा है, एवरेज ईयर के बेस पे क्या चल रहा है। तो ये क्वेश्चन है। सो द टोटल काउंट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ ईच एरिया वेयर एवरेज प्राइस इज लेस देन 1 लाख। तो आप क्या कर सकते हो, उसके बेस पे दिखा सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास क्या ऑन एन एवरेज $112 का प्राइसिंग चल रहा है, नॉर्थ वेस्ट में कितना चल रहा है, 110 का चल रहा है। सबसे लोवेस्ट कौन सा चल रहा है, तो आप देखोगे सिटी ऑफ लंदन में चल रहा है, 11 का चल रहा है। तो ये क्या है, प्राइसिंग हो गई। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस रहेगा तो सॉल्व आप कर सकते हैं। हम्म। ये एनालिसिस देखो, दोनों काम कर सकते हैं। ये चीज आपका बन गया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसको क्या कर सकते हो, आप टैब क्या बोलोगे, एसक्यूएल पे सेव कर लेना एनालिसिस करने के बाद। अब इसी चीज को अच्छा विजुअल्स देने के लिए क्या करोगे, पावर बीआई में डाल देना। जैसे आपने ये एनालाइज कर लिया, कि मान लो ये सारा चीज आपने एनालाइज कर लिया, अब इसको विजुअल्स के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो।
कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्या कर सकते हो, इसको डेटाबेस में डाल दोगे, माई एसक्यूएल में क्या करोगे, अलग अलग टेबल बना के डेटाबेस में क्लीन करके डाल दोगे। जैसे ही इसमें चला जाएगा, आप इसको क्या करोगे, पावर बीआई से कनेक्ट कर लोगे। तो पावर बीआई जैसे कनेक्ट होगा, इसमें क्या कर सकते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अच्छा विजुअल बना सकते हो। बस ये कर सकते हो। अगर आपको दो तीन टूल यूज करना है, तो आपका यहाँ पे क्लीनिंग के लिए पाइथन यूज हो गया, और सॉल्विंग के लिए पाइथन। देन सॉल्व करने के बाद हमने सारा डेटा कहाँ पे रख दिया, सीक्वल पे रख दिया, और सीक्वल से डायरेक्टली हमें पता है कि कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई, तो ये कनेक्ट हो गया। पावर बीआई की जगह अगर टैबलू रखना चाहते हो, टैबलू। लेकिन टैबलू में क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, इसको सीएसवी में जितने भी फाइल है उसको सीएसवी में सेव करके देन इसमें अपलोड कर लोगे टैबलू पे, तो इस तरीके से बना सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, और ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, डेटा एनालिस्ट का हो गया। अब जैसे आपने एनालाइज कर लिया, अभी आपने एनालाइज कर लिया, अब इसको क्या कर सकते हो, प्रिडिक्शंस पे डाल सकते हो। कि मान लो इन फ्यूचर मुझे क्या करना है, कोई मूवी रिलीज करनी है, नेटफ्लिक्स के बेस पे ले लेते हैं। तो मुझे कौन सा एक्टर, जैसे मान लो मैंने क्या किया, इसमें एक रहता कॉलम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का, कि किसी ने, हर एक ने क्या किया, कुछ ना कुछ मूवीज कलेक्शंस में पैसे कमाए हैं। तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रिडिक्शन सिस्टम बना सकते हैं। कैसे, कि मान लो मैं टीवी शो बना रहा हूँ, उसका टाइटल मैंने कुछ दिया, डायरेक्टर मैंने क्या ले लिया, इसको ले लिया डायरेक्टर, इसी को मैंने इसको ले लिया, और वो जो मूवीज मैं रिलीज कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ यूएस से, और रिलीज करूंगा मैं क्रिसमस में। और उसका रेटिंग बाय डिफॉल्ट, मूवी अगर रिलीज ये तो नहीं रहता है, लेकिन अगर मान के चलता हूँ, अगर मूवी में नॉर्मल मूवीज अभी तक बनाया हो तो उसके बेस पे क्या है कि ये रेटिंग आ सकता है। और जो ड्यूरेशन रहेगा, तो इसके हिसाब से, ये सीजन है क्या, टीवी शो है तो सीजन के हिसाब से चलेगा, तो इसमें 6 सीजन होंगे। और टाइप क्या रहेगा, इंटरनेशनल। और डिस्क्रिप्शन मूवी का जो भी रखना चाहो उनके बेस पे, या फिर इस कॉलम को हटा ही देते हैं, एक ये कॉलम हटा देते हैं, एक ये कॉलम हटा देते हैं। अब इसके बेस पे बताना है कि इसका जो अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो क्या है, 300 करोड़ है। अगर मैं सिमिलर मूवीज बनाता हूँ, या इसमें से क्या है कि मैंने सिर्फ डायरेक्टर को चेंज किया, तब उस मूवी का क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जा सकता है, तो कैसे बताएंगे, तो कैसे बता सकते हैं कि मैंने सिर्फ क्या किया है, डायरेक्टर को चेंज किया है, बाकी चीजें सेम रखा है। तो उसमें देखेंगे कि उस डायरेक्टर से रिलेटेड मूवीज में कितना सेल हुआ है, या फिर उतना कलेक्शन हुआ है। उसके बेस पे, जो मैंने सब इसके बेस पे डेटा रखा था, ऐसे डेटा में कौन सा मूवी कितना कमाई कर रहा है, उन सबका एवरेज ले सकते हैं। कि अगर आप यूएस से, अगर मैं क्या करूँ, बांग्लादेश से कोई मूवी रिलीज करता हूँ, तो ज्यादा लोग देखेंगे। अगर मैं यूएस से करूंगा तो, हाँ, तो यूएस के बेस, हॉलीवुड के बेस पे चलेगा। तो ये क्या होगा कि नॉर्मली आप क्या करते हो, इसी डेटा में से देख के बताते हो कि हाँ, ऑन एन एवरेज कि 300 तक का हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा सेल हो सकता है। देन फिर क्या करेंगे, मूवी बनाना स्टार्ट करेंगे, और अपना बजट सेट करते हैं, क्योंकि बिना बजट के तो मूवी बना नहीं सकते। तो ये बजट कहाँ से सेट करते होंगे, कि नॉर्मली आप क्या करते हो, नॉर्मल बंदा रखते हो जो एनालाइज करता होगा कि इस टाइप की चीजें हैं, अब बताओ इसके बेस पे क्या होगा। तो बंदा अच्छे से एनालाइज करेगा, रिपोर्ट देखेगा सारे मूवीज, उस टाइप के मूवीज का, उस टाइप के डायरेक्टर्स का, देन उस टाइप के डेट के रिलीज का, वो सारा चीज देखने के बाद बताए कि हाँ, ऑन एन एवरेज 300 से 350 का अभी तक का गया हुआ है, तो उसके बेस पे आपका क्या होगा, इतना ही जाएगा। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग है अगर एक एज ए ह्यूमन है। अब हम क्या करते हैं कि वो ह्यूमन क्या निकाल रहा है उस डेटा से, क्या देख के आपको बताया, पैटर्न, कि इस टाइप का मूवीज आप बनाना चाह रहे हो, तो इस टाइप का पैटर्न हिस्टोरिकल डेटा में है या नहीं है। अगर है तो वो क्या देता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, अगर नहीं है तो अप्रोक्स रिजल्ट देता है ना। यही तो करते हैं कोई भी चीज पे। तो वही चीज मशीन भी करेगा। तो मैंने हिस्टोरिकल डेटा उसको दे दिया है, अब उसके बेस पे क्या करेगा, वो पैटर्न देखेगा कि हाँ, इस जो आप डेटा दोबारा आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो वो इस हिस्टोरिकल डेटा से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा, नहीं होगा तो उसकी क्या करें, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहेगी। हम्म। तो वो चीज़ हम लोग ट्रेनिंग के टाइम में ही देख लेते हैं कि जो एक्यूरेसी कितनी आ सकती है, तो हम लोग ट्रेन और टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बेस पे क्या होगा, एक आंसर दे देगा। और चूंकि ये मशीन है, तो मशीन में सिर्फ क्या लगता है, कंप्यूटेशंस। तो अगर मैं जैसे अभी इनपुट डालूंगा, तो अगर वो ट्रेंड है पहले से, तो वो कितने दिन में आंसर करेगा, विद इन अ सेकेंड, मिनट, जो भी होगा उसका प्रोसेसिंग पावर,
कि अगर उसका पावर अच्छा खासा हुआ तो 1 सेकंड में आंसर कर सकता है, जिस तरह चैट जीपीटी करता है, तो वो आंसर तुरंत करके दे देगा। तो इससे हमारा क्या बचा, टाइम बचा। देन इसमें क्या है कि एक रिजल्ट के बेस पे हमने किया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 4 कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये डायरेक्टर नहीं इस डायरेक्टर से बनाऊंगा तो कितना होगा। देन ये मूवीज में ये हीरो को रखूँ कास्ट करूंगा तो क्या हो सकता है। तो उसके बेस पे आपका क्या बन गया, एक प्रिडिक्शन सिस्टम बन गया। ये बनाते क्यों है, टाइम बचाने के लिए, और दूसरा करंट टाइम या फिर रियल टाइम प्रिडिक्शंस के लिए। तो ये हर चीज पे चलता है। तो ये चीज हमने क्या किया, पैटर्न देखा। अब ये पैटर्न हम लोग इतना एनालाइज कर रहे हैं तब हमें पता चल रहा है, मशीन को कैसे पता चलेगा, तो मशीन को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है कोई भी चीज को लेके, हमारा ब्रेन भी चीजें कैलकुलेट ही करता है ना। कि अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो क्या करते हो, इधर देखते हो। अगर उसके बाद तुरंत क्या होता है, माइंड हमारा इतना फास्ट है कि वो पता चल जाता है कि हाँ इतनी गाड़ी स्पीड में आ रही है, तब तक मैं पार कर जाऊंगा। ये रहता है। तो वो बाय डिफॉल्ट तो फिर ये होता है कि आपके माइंड में कैलकुलेशन गलत चला, ये होता है। उसमें कंफ्यूजन रहता है ना। तो यही रहता है ना। दूसरी साइड बोलेगा इतनी ही जल्दी है जाने का तो मैं ले जाता हूँ। तो वो चीज क्या आता है, प्रेडिक्शंस के बेस पे होता है। तो ये चीज फिर हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स के थ्रू करते हैं। तो क्योंकि कोई भी पैटर्न इसमें फाइंड होगा ना, तो मैथ्स के थ्रू। तो इसके लिए बेसिक सबसे पहले आपके पास लीनियर रिग्रेशंस का, क्योंकि जो भी मॉडल बनाते हैं या तो अप ट्रेंड जाता है, डाउन ट्रेंड जाएगा, या फिर स्टैक करेगा। तो ये हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। लेकिन हर एक प्रॉब्लम इसी में सॉल्यूशन नहीं देगा, है ना। उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉन लीनियर पे जाते हैं। नॉन लीनियर में क्या होता है कि डिसीजन बाउंड्री बनते हैं। अगर आप देखोगे, नॉन वही बता रहे हैं, नॉन लीनियर। अगर आप देखोगे यहाँ पे, एस एस वी, यहाँ पे एक चीज मैंने दिखाया है कि अगर आप, आपके पास जो भी डेटा है इस तरीके से स्कैटर है, मान लो इस तरीके से, तो आपने क्या किया, एक लाइन से सेपरेट तो कर लिया। अगर इस तरीके से रहेगा तो क्या लाइन पे सेपरेट होगा, तो आपको जो लाइन बनाना होगा, ये क्या बनाना होगा, सर्कल बनाना होगा। अगर इस टाइप का डेटा है, अगर इस टाइप का डेटा है तो कैसे बनाओगे, इसमें भी सर्कल है। इसमें क्या होगा, फिर इसके डेटा के हिसाब से क्या करोगे, आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये लाइन ड्रॉ हम लोग क्यों करवाते हैं, क्योंकि अगर ये लाइन हमारा परफेक्ट क्या कर रहा है, हम लोग को अलग कर पा रहा है। तो इसके बेस पे अगर कोई भी नया डेटा आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली बता सकते हैं कि मान लो मेरा एक नया डेटा यहाँ पे आ गया, तो क्या बता सकते हैं कि वो डेटा ब्लू होगा या फिर रेड होगा, ब्लू। अगर मेरा जैसे ही मैंने मार्केट से नया डेटा लिया, इसको मैंने यहाँ पे लाया, तो क्या समझ रहा है, पर यही चीज यहाँ पे करेंगे तो ब्लू भी तो है यहाँ पे। यहाँ पे ब्लू भी है, रेड भी है। तो क्वांटिटी मतलब जो भी अब आंसर होगा तो क्या होगा, अब वही जाए कि ना जाए वाला रहेगा, कि पार करे या ना करे। तो फिर क्या होगा, तो इसमें चांस रहेगा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गलत हुए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसमें भी यही रहता है कि आपका प्रिडिक्शन मशीन सही नहीं है। जैसे क्या था कि चैट जीपीटी और बर्ड, तो चैट जीपीटी आ गया और बर्ड किसका था, गूगल का था। तो उसका एक्यूरेसी सही नहीं था, तो फिर मार्केट से सीधे क्या हो गया, आउट हो गया उस समय। अब क्या है कि जेमिनी आया तो चल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, कॉम्पिटिशन के लिए आया तो उसकी एक्यूरेसी क्या थी, बहुत कम थी, है ना। तो मार्केट से सीधे क्या हो गया, आउट हो गया। तो वो चैट जीपीटी फिर हम क्या कर रहे हैं, अब यूज कर रहे हैं। तो ये क्या था कि थोड़ा सा कि लापरवाही पे फिर क्या होता है कि मार्केट में आपका बहुत ज्यादा लॉस। क्योंकि गूगल, हम लोग कोई भी सर्च करते हैं तो गूगल पे ही करते हैं, है ना। लेकिन अब सर्च का मेथड चेंज हो रहा है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि चैट जीपीटी कर लो।
पहले करते कहते थे ना कि गूगल कर लो, तो वो चीज अब क्या हो रहा है, इससे रिप्लेस हो रहा है। तो ये चीज क्या होता है मार्केट के लिए या फिर गूगल के लिए क्या है, नेगेटिव इमेज है। तो ये इसने भी क्या किया, अपना बर्ड लॉन्च किया, बर्ड किया तो उसमें नहीं चला, तो उससे क्या होगा, इसी का कमबैक नहीं हुआ, तो इसे भी जेमिनी आप यूज कर रहा है। जेमिनी क्या है कि स्टार्टिंग में अभी भी फ्री है, कि उसका बेसिक मॉडल बनाना चाहो तो कर सकते हो, उसमें भी क्या है एक्यूरेसी अब सही देता है, तो वो काम कर सकते हैं हम लोग। अब देखो उसके पास मार्केट में आ गया, मार्केट में आने के बाद सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके पास डेटा भी आने लगा, प्लस उसके पास फंडिंग भी आने लगी, तो वो दोनों काम अच्छे से होने लगा। गूगल के पास क्या है कि दोनों चीज पहले से ही थी, लेकिन क्या था कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आई, इसलिए नेगेटिव मार्केटिंग हो गया। और मार्केट में जो पहले आता है उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और इसी तरीके से नॉर्मली अब देखोगे ई कॉमर्स साइड में तो अमेजोन, अमेजोन के अलावा कोई नहीं चलता वर्ल्ड पे, एक वॉलमार्ट भी चलता है दूसरा। इसी तरीके से क्लाउड, क्लाउड में सबसे ज्यादा किसका है, अमेजोन का। ये उन्होंने क्या किया था स्टार्टिंग में ही, कि उसका जो अमेजोन है ना, वो इन्होंने रखा था बैकअप, बैकअप मतलब इन द सेंस कि ये तो चलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि कमाई नहीं है, तो इन्होंने एडब्ल्यूएस का देखा, मतलब क्लाउड का देखा, तो सबसे पहले इन्होंने सर्व किया क्लाउड का, और इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्लाउड से ही आता है अमेजोन का। हम्म। ये रहता है कि क्लाउड में उसके पास फिर कैसे आने लगा सबसे ज्यादा रेवेन्यू, क्योंकि उन्होंने 6 या 8 साल पहले ही लॉन्च कर दिया, 2002 या 2003 में ही लॉन्च कर दिया। देन गूगल ने क्या किया, तो गूगल और एज्योर कब आया, कि 2008 9 और 11 में आया। तो क्या होगा, कितने साल का गैप रहा, 7 8 साल का रहा, तब तक इन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नहीं है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पर्पस से है और एनोनिमस के पर्पस से है, उसमें ट्रैकिंग नहीं होती है, और ट्रैकिंग भी होती है तो जिसका ओनर है वही ट्रैक कर सकता है, उसके अलावा कोई भी तीसरा बंदा नहीं कर सकता। जावास्क्रिप्ट चाहिए, सॉलिड चाहिए, सॉलिड आपका उसमें रहता है। तो बाकी अब मैथ्स का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करना है। तो ये लीनियर नॉन लीनियर टॉपिक्स में बता रहा हूँ। एसक्यूएल कनेक्टर का एक सेकंड, मैंने तो शायद बताया था, अगर नहीं बताया था तो एक बार मैं देख लूंगा। इसी पे अगर आप देखोगे तो उसमें कनेक्ट करने के बाद आप नॉर्मली पांडास पे ये ओपन हो रहा है। बाकी ये लीनियर नॉन लीनियर, अगर ये परफेक्ट लाइन कैसे बनता है, बनाते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि ये लाइन इस तरीके से क्रिएट करना है। मान लो ये लाइन आपको ड्रॉ करना है, तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, तो आपके पास दो डेटा पॉइंट होना चाहिए, दो डेटा पॉइंट होगा उसके बेस पे क्या कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना। तो मतलब आप मैथ्स का यूज कर रहे हैं। अगर ये लाइन इस तरीके से, इसलिए क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला लग जा रहा है। अगर लाइन इस तरीके से है, इसका कोई इक्वेशन है मार्केट पे, हाँ भी है, मतलब कुछ कुछ चीजों को लेके है। इसके लिए जो एल्गोरिथम उसको बोलते हैं नॉन लीनियर एसवीएम का, है ना, आरबीए। कि अगर आपका नॉन लीनियर जा रहा है तो वो डेटा के बेस पे क्या करेगा ना, वो कैसे काम करता है, तो वो बाउंड्री के बेस पे काम करता है। आपके पास जो डेटा होगा वो क्या करता है, इस तरीके से सेग्रीगेट करता है। ये पूरा लाइन ड्रॉ करेगा, इसका जो लास्ट पॉइंट है इसका लाइन पॉइंट करेगा, दोनों के बीच का जो क्या सेंटर होगा, फिर से वो क्रिएट करते हुए जाएगा। यहाँ पे देखना ये दोनों के बीच का क्या है सेंटर, कौन सा होगा, इस तरीके से वो डेटा होगा। अब यहाँ पे देखोगे, मान लो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, तो कौन सा लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से एक पॉइंट उठाओगे और यहाँ से, अब दोनों के बीच का क्या करोगे, एवरेज जो आएगा उस पर एक ड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ से एक पॉइंट उठाओगे यहाँ पे उठाओगे, उस तरीके से उसका एवरेज यहाँ पे उसका,
ये दोनों का क्या है, मैक्सिमम मार्जिन, ये दोनों का मैक्सिमम मार्जिन। इस तरीके से जहां जहां क्या होगा, डेटा हटते जाएगा, मतलब दोनों तरफ से होगा, तो क्या होगा, लाइन अपने आप घूमते जाएगा, है ना। क्योंकि हम क्या करें, थोड़े से पॉइंट का डेटा के बेस पे लाइन बना रहे हैं, कि हर छोटा छोटा लाइन बना रहे हैं। अब सारे लाइन आपस में कनेक्टेड होगा तो इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से बनाने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, नॉन लीनियर का यूज करते हैं। ठीक है, ये इसमें हमारे पास 6 या 7 है, मशीन लर्निंग में 6 7 है। उसके बाद इस तरीके से कितना हो सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है कोई पैटर्न, कोई इस तरीके से भी जाएगा पैटर्न, तो कोई इस तरीके से भी जाएगा पैटर्न। तो हम लोग क्या इस तरीके से बनाते रहेंगे। हम्म। तो वहां पे फिर आपके आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में कॉन्सेप्ट होता है सिंपल, वो पैटर्न खुद ब खुद रिकॉग्नाइज करता है और उसके बेस पे लाइन, हमें वो इक्वेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। समझे। बस उसमें क्या होना चाहिए, डेटा ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पैटर्न किसी मशीन को दे रहे हो तो वो पैटर्न क्या करेगा, कि जिससे उसके पास डेटा होगा वैसा वो क्या करेगा, पैटर्न बना के दे देगा। और ये जरूरी नहीं कि जो पैटर्न हम देख रहे हैं वही पैटर्न मशीन को भी दिखे, है ना। तो अगर आपको लगता है कि मशीन को ये पैटर्न दिखवाना है, कि मुझे ये पैटर्न दिखवाना है मशीन को, अगर मैं एक चीज यहाँ पे लिखता हूँ, टू, क्या लिखते हैं, 4 6 8, आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, 2 2 का गैप है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या, इवन का गैप, कि मुझे इवन नंबर लिखना है ना। तो यहीं पे क्या होता है कि मुझे कुछ और पैटर्न के तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप कुछ और पैटर्न के, तो कभी कभी क्या होगा कि वो पैटर्न दोनों के लिए मैच कर जाए, तो काम बन जाता है। अगर यही चीज क्या होगा कि वो मैच नहीं कर पाया, तो फिर आंसर वहां पे अलग आने लगता है ना। तो आप इस चीजों को और कैसे सॉल्व कर सकते हो, कि ये ऑड के बेस पे होगा ये, तो इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, डेटा पॉइंट बढ़ा सकते हो, कि जितना ज्यादा डेटा पॉइंट होगा उसके बेस पे क्या होगा, क्या आप एक्यूरेसी बता सकते हो कि हाँ, कि ये इसके बेस पे है। यहाँ पे ऑड और इवन मतलब दोनों तो एक ही केस हो गया, 2 का टेबल लो, या फिर मैंने लिया 3 7 प्राइम के लिए ले 11। तो इस तरीके से मतलब ये मैथ्स का एक नॉर्मली पैटर्न बना रहे हैं इसलिए। अब इसका क्या पैटर्न बनेगा, हम्म, इसके बाद कौन सा नंबर होगा, पक्का। प्राइम के हिसाब से 13, और दूसरा, और अगर मैं देखूँ तो कि इसमें मैंने कितने का गैप लिया है, इसमें कितने का गैप लिया है, तो नेक्स्ट हमारा क्या बन सकता है, 4 का गैप बन सकता है, तो 15 बना सकते हैं। और दूसरा हम क्या बना सकते थे, अगर क्या है प्राइम के बेस पे चल रहे हैं तो 13 बनेगा, है ना। तो अगर आपको और भी अच्छे से पैटर्न देखना होता तो क्या बढ़ाना होगा मुझे यहाँ पे, नंबर से एक दो नंबर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कि 3 है 7 है, देन इसके बाद 11 है, देन अगर मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या पैटर्न आपको दिखेगा, है ना। कि आपने क्या किया है, क्या बेस पे दिखाया है, क्या हो सकता है इसके बाद 17 होगा, तो आपको ये पता चल गया, है ना। देन दूसरा मैंने क्या किया, 3 7 11, एक 13 है, और 13 के बाद एक ले लेते हैं 15, देन इसके बाद क्या हो सकता है, और एक मैं ले लेता हूँ 21। अब बताओ इसके बाद क्या नंबर होगा, कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको। तो मैंने जो पैटर्न सोचा है वो अलग है ना, आप जो सोच रहे होगे वो अलग होगा। तो क्या पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कितने का गैप है, 4 का है, यहाँ पे कितना है, 4 का है, यहाँ पे क्या है, 2 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे क्या है, 4 का है। तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे, 4 का रखेंगे, फिर 2 का, 6 का है। हाँ, तो 6 का रखा है, तो 6 का 6 का, फिर 2 का 2 का, इस तरीके से जा सकता है ना। तो ये मुझे पता चला कि जितना ज्यादा नंबर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उससे क्या है कि थोड़ी क्लियरिटी भी आ रही है, और कुछ पैटर्न भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो आपको पूरा एग्जैक्ट पैटर्न देखना रहेगा, तो इसमें क्या होगा ना, आपको डेटा पॉइंट्स ही बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो ये पैटर्न अगर मशीन को सिखा रहे हैं तो मशीन को क्या चाहिए, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा वो पैटर्न अच्छे से डिफाइन कर पाएगा।
तो यही डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है। और डीप लर्निंग में सबसे ज्यादा डेटा चाहिए, इसीलिए चैट जीपीटी में कितना डेटा होता है दिखाया था, 1.8 ट्रिलियन का, है ना। और वो डेटा क्या है, हर अपडेट के साथ बढ़ता जाएगा। तो वो डेटा क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। और डेटा हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें पूरा मुझे वर्ल्ड का नॉलेज डालना है। तो वर्ल्ड का नॉलेज जितना ज्यादा है उतना ज्यादा क्या होगा, डेटा आएगा उसमें। तब उतने डेटा को कोई एल्गोरिदम तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट, कि मशीन खुद ब खुद पैटर्न देखे और खुद ब खुद आंसर करे। उसमें सिर्फ हमारा रोल क्या रहेगा, कि वो डेटा कहाँ से आएगा, क्योंकि मशीन खुद ब खुद तो डेटा नहीं ला सकता जब तक उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। तो वो डेटा कहाँ से लाएगा, किस टाइप के हार्डवेयर में रन होगा, क्योंकि अपने आप को तो वो रन नहीं कर सकता ना। कहाँ पे स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद एक डेटा पे कितने यूजर आ सकते हैं। तो मान लो आपने एक सिस्टम बना लिया, चैट जीपीटी मैंने भी बना दिया। अब क्या, अगर मेरा सिस्टम एक्सेस करेगा तो कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं, अगर 10 लोग एक्सेस करेंगे तो मेरा सिस्टम क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास 4 जीबी का रैम है। अब इसमें क्या है कि मेरा कोई भी डेटा नहीं चल सकता, बिग डेटा, या फिर क्या होगा, बिग डेटा का कोई भी डेटा चल ही नहीं सकता, या फिर एलएलएम मॉडल रन ही नहीं करेगा। तो इसमें 2-3 बंदे आएंगे तो मेरा क्रैश हो जाएगा। क्रैश नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम लोडिंग ज्यादा हो जाएगा, कि एक बंदे ने रिस्पॉन्स किया उसको 10 मिनट लग रहे हैं, दूसरे बंदा आएगा, तीसरा बंदा आएगा, 10 मिनट और वेट करेगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम डिले होगा। तो ये सारा चीज फिर कौन डिफाइन करेगा, तो एक बंदा होगा जो डिफाइन करेगा। दूसरा, कि जो कंप्यूटेशन से ले रहा है उसको भी थोड़ा सा अगर स्लो कर सके, मतलब क्या कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके। जहाँ पे 30 सेकंड में कैलकुलेट कर रहा था उसको 10 सेकंड में हम ले आए, तो हमारे लिए बेटर रहेगा, है ना। तो वो चीज। और तीसरा, कि इन चीजों को एक कोड में देना पड़ेगा हमें, क्योंकि मशीन डायरेक्टली तो नहीं समझेगा ना। तो हमको एक कोड करके बताना पड़ेगा कि यहाँ से आपको डेटा लेना है, कोड करके यहाँ पे डेटा जाना है। फिर क्या करेगा कि ये चीजें इस तरीके से कर सकते हो आप, देन उसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। तो वो हम लोग करते हैं। देन उसके बाद फिर क्या होता है, परफेक्ट मॉडल मिलता है, देन उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उसको क्या करते हो, एक वेबसाइट बना के लॉन्च कर देते हैं। तो ये काम जो होता है वो हम लोग करते हैं। बाकी इसमें हमारा क्या रोल नहीं रहा, कि कौन सा फीचर्स लेना है, कौन सा फीचर्स नहीं लेना है, कौन सा डेटा हमारे पैटर्न के लिए होगा, कौन सा पैटर्न नहीं होगा, वो हम लोग डिसाइड नहीं करते डीप लर्निंग में। तो ये क्या होता है, फिर आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर क्या करते हो आप, चीजें सीखते हो कि इसमें जितने भी आर्किटेक्चर हैं, कौन कौन सा आर्किटेक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर क्यों रखते हैं, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। हम्म। और डिजाइन क्यों बनवाते हैं, कि मान लो मुझे क्या बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है। अगर हॉस्पिटल बनाना है तो हॉस्पिटल का आर्किटेक्चर हमेशा क्या होगा, हॉस्पिटल की तरह होगा। अगर पार्किंग बनाएंगे तो उसमें क्या होंगे, हॉस्पिटल के आर्किटेक्चर में। हाँ, ओपीडी रूम, डॉक्टर्स रूम, देन ऑपरेशंस थिएटर्स, ये सारा चीज रहेगा ना। तो हर एक हॉस्पिटल का जो आर्किटेक्चर बनेगा सेम बनेगा। बट इसमें भी क्या होंगे, अलग अलग टाइप के हॉस्पिटल रहते हैं। गवर्नमेंट का अलग तरीके का देखोगे आर्किटेक्चर रहेगा, प्राइवेट का पूछो ही मत। अब प्राइवेट में भी क्या होगा, 2 तरीके का रहता है। एक लो लेवल का प्राइवेट रहता है और एक हाई लेवल का रहता है, उसका आर्किटेक्चर अलग से चलेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेटा के बेस पे काम करते हैं, कि हमारे पास कैसा टाइप का डेटा है, उसके लिए आर्किटेक्चर बनाते हैं। आर्किटेक्चर मतलब कि ये प्री डिफाइंड, कि इसमें क्या होता है, आर्किटेक्चर बनाने के लिए क्या लगता है, एक इंजीनियर, एक पूरा रिसर्च टीम, किस तरीके से चलेगा, कहाँ पे कौन सी चीजें होंगी, क्या होगा, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं लोग, फिर एक आर्किटेक्चर बनता है। पैसे भी लगते हैं। हम्म। और प्लस ये चीज अगर फर्स्ट टाइम मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें तो और भी रिसर्च लगेगा। कि मान लो पहले क्या था, सिनेमा हॉल नहीं था, या फिर मान लो क्या है, और क्या चीज ले सकते हैं जो पहले नहीं था और अब है। एसी भी, एसी का भी आर्किटेक्चर ले सकते हो आप, कि पहले का जो एसी था आपका एसी, उसका आर्किटेक्चर अलग रहेगा। दूसरा क्या था, मल्टी लेवल पार्किंग, कि पहले का जो था मल्टी लेवल पार्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब आ गया है। तो जो फर्स्ट टाइम मल्टी मल्टी लेवल का ला रहे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, पहले रिसर्च किया होगा किस तरीके का बना सकते हैं किस चीजों पर। कुछ रिसर्च में फेल हुआ होगा, कुछ पास हुआ होगा। तो जो पास हुआ, अब उसी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉपी कर रहे हैं।
कि जो दूसरा बिल्डर होगा क्या करेगा कि अच्छा तुमने इस तरीके का बनाया, काम कर रहा है सही से, अच्छा खासा बेनिफिट भी हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आर्किटेक्चर को कॉपी कर लेंगे। तो वो क्या होता है, हम लोग के पास जो प्री डिफाइंड चीजें हैं जिसमें रिसर्च पहले हो चुका है, उसी आर्किटेक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो वही चीज डीप लर्निंग में भी होता है कि अगर आप स्टार्टिंग से स्क्रैच से करना चाहोगे तो उसमें टाइम, एफर्ट और रिसोर्स लगेगा। तो रिसोर्स के नाम पे हमारा क्या रहता है, कंपटीशन, कि आपको हार्डवेयर अच्छा खासा होना चाहिए। तो क्या हम लोग उतना रिसर्च कर पाएंगे? तो उससे वैसे हमारे पास क्या है कि मार्केट में प्री डिफाइंड ट्रेनिंग मॉडल्स हैं। जैसे RNN होता है, सुनोगे तो LSTM होता है, CNN होता है। LLM हमारा सबसे एडवांस है अभी, मतलब ये कोर वाले हैं। अभी मैं कोर के बारे में बता रहा हूँ, तो ये कोर वाले हैं। देन ट्रांसफॉर्मर्स हैं। तो इसका यूज रहता है कि अगर आपको टेक्स्ट डेटा पे काम करना है, तो टेक्स्ट डेटा पे काम करना है तो आपका परफेक्ट काम करेगा RNN आर्किटेक्चर, LSTM, ग्रू और ट्रांसफॉर्मर काम करेगा। कैसे पता चला? मार्केट में रिसर्च करके सब लोगों ने दिया है। या तो आप खुद से रिसर्च करके फिर से बना लो, या तो इसका यूज कर लो। दूसरा हमारे पास होता है इमेज, क्योंकि मार्केट में क्या, दो टाइप का डेटा ज्यादातर यूज करते हैं AI पे। या तो इमेज बेस पे कर रहे हो या फिर टेक्स्ट बेस। तो जो इमेज पे ये सेम काम कर रहा होगा, जरूरी नहीं कि वो सेम काम क्या हो टेक्स्ट के लिए भी। तो इमेज के लिए हम लोग CNN का यूज, इसको बोलते हैं कॉन्वेंशियल न्यूरल नेटवर्क। ये भी एक क्या है, आर्किटेक्चर है। ये क्या है कि बड़े लोगों ने रिसर्च करके बनाया है कि इमेज वाले डेटा में ये अच्छे से काम करता है, तो आप इसी का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब इसमें भी क्या होता है, वेरिएंट होता है। इसमें मैंने बताया ना, हॉस्पिटल में भी क्या है, अलग अलग वेरिएंट है, गवर्नमेंट का अलग रहता है, प्राइवेट का अलग रहता है। तो वेरिएंट किसके बेस पे होगा, CNN में, कि कोई इमेज है वो मोशन में है, कोई इमेज क्या है, स्टैटिक है, कोई इमेज क्या है, सिंगल है कि मैंने सिर्फ सिंगल फोटो खिंचवाया, और कोई इमेज ऐसा है जिसमें क्या है, मल्टीपल लोग हैं। कि तीसरा क्या हो सकता है कि उसमें लोग भी है, जानवर भी है, पेड़ भी है, पहाड़ भी है। सबको आपको क्या करना है, चीजें प्रिडिक्ट करना है। तो वो क्या हो गया, अलग अलग इमेज, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीज, तो उसका क्या होगा, इसको रिकॉग्नाइज करने का अलग पैटर्न होगा। तो इसी के तरीके से क्या होता है, CNN में अलग अलग वेरिएंट भी आते हैं। तो उसमें आप रेसनेट का यूज कर लो। देन आप क्या कर सकते हो, रेसनेट का हो गया। और भी हमारे पास होता है, एलेक्स का होता है, जीनेट का होता है। ये क्या है, बड़े बड़े मॉडल्स है जो प्री डिफाइन है, किसी ने बना के दे दिया है कि आपको इस टाइप का चाहिए तो आप ये यूज कर लो, अगर आपको इस टाइप का चाहिए तो आप ये यूज कर लो। एक योलो होता है। योलो, योलो क्या होता है कि मल्टीपल इमेज रहेगा, उसमें सारे इमेज को प्रिडिक्ट करके बताएगा कि कौन सा चीज क्या है। मोशन के बेस पे भी कर सकते हैं और नॉर्मल के बेस पे भी कर सकते हैं। तो ये CNN और RNN हमारे क्या है, बेस कॉन्सेप्ट रहेगा। RNN टेक्स्ट के बेस पे, और CNN इमेज के बेस पे। और ये दोनों का कोर क्या है कि जो RNN और CNN आया है, वो कहाँ से आया है, तो दोनों एक ही का ब्रांच है। वो कौन सा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किसका ब्रांच है, तो ये है लाइन का, लाइन इक्वेशन जो हम लोग यूज करते हैं। तो लाइन इक्वेशन से हमारा NN बना, और NN से हमारा फिर अलग अलग बना। अब इसके बेस पे क्या होगा, और भी डिटेलिंग गई, इसके बेस पे और भी जाएगा, इन फ्यूचर और भी जाएगा। और RNN में जो भी हमारा एडवांस है, वो हमारा कौन सा, LLM है। जैसे आप ChatGPT यूज कर रहे हो, RNN का सबसे एडवांस आर्किटेक्चर LLM है। LLM किस पे बना है, तो ट्रांसफॉर्मर पे बना है। तो आर्किटेक्चर में बात करोगे तो ट्रांसफॉर्मर हो गया, और मॉडल की बात करोगे तो LLM मॉडल हो गया। तो ये क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ये लीनियर, लीनियर के बेस पे क्या करते हैं, बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स। बेसिक मशीन लर्निंग मॉडल्स के बाद आप क्या करते हो, न्यूरल डीप लर्निंग। तो क्या मशीन लर्निंग पढ़ना कंपलसरी रहता है डीप लर्निंग के लिए? तो इसमें यस भी रहेगा, नो भी रहेगा। यस क्यों? क्योंकि अगर आपको पूरा कॉर में मैथ जानना है तो डीप मशीन लर्निंग पढ़ लो। अगर आपको क्या करना है कि डायरेक्ट डीप लर्निंग में जाना है, तो बस लीनियर इक्वेशंस, और इसमें क्या होता है, अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे से पढ़। तो देन आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो डीप लर्निंग। तो ये रहेगा, क्योंकि हमने बताया कि लीनियर कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, मेन होता है कि आपको सारे मॉडल्स जानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दो काम हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें बेसिक मैथ्स हमने बता दिया, यही चीज आएंगे, 2D, 3D, लीनियर अलजेब्रा, और एक बेसिक ऑफ कैलकुलस। ये चार टॉपिक्स आपको आने चाहिए। और ये टॉपिक कितना डीप आना चाहिए, तो आप जितना डीप इसमें आगे बढ़ते जाओगे, उतना डीप आपको फिर मैथ्स में भी जाना पड़ेगा।
बस इतना कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है ना, आप किसी आर्किटेक्चर के अंदर कितना चीजें करते हो। अगर आप खुद खुद की कोई भी चीज पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप उसमें से और भी अच्छे से तरीके से जानना चाह रहे हो। अगर और अच्छे तरीके से जानना चाह रहे हो इसको, तो ये इसमें प्योर क्या मैथ है, उसको आपको मैथ्स में भी अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। ये टॉपिक्स तो ये चलता है फिर इसमें, कि अगर आपको इसमें और डीपली जाना है तो क्या कर सकते हैं, मैथ्स में भी फिर आपको और डीपली जाना पड़ेगा। अगर आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट देखना है, क्योंकि मैथ्स में भी आप देखोगे तो दो पार्ट होता है। मैथ्स में ग्रेजुएशन करोगे या फिर कोई भी चीज करते हो, डेटा साइंस में भी करोगे ना, तो दो तरीके से आता है। एक डेटा साइंस आता है, और एक आता है अप्लाइड डेटा साइंटिस्ट। देखा है? दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, और एक मैथमेटिक्स होता है। अप्लाइड में क्या आता है, एप्लीकेशन पार्ट, कि हमें किस तरीके से मैथ सॉल्व हो रहा है, उसमें फोकस नहीं करना है। वो रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम, उसमें हम फोकस करेंगे। नहीं, देखो, एलएलएम हमारा क्या है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हम लोग बना नहीं सकते। बट हाँ, इसका बेसिक पार्ट हम लोग बना सकते हैं डीप लर्निंग में। बट डीप लर्निंग में भी क्या होना चाहिए, जीपीयू अच्छा खासा होना चाहिए, और डेटा भी अच्छा खासा होना चाहिए। और डेटा मतलब 100 जीबी 200 जीबी रहेगा, उस पर आपका अच्छा काम करता है। देन अगर हमें लेस डेटा पे काम करना है, कि आपके पास डेटा ही क्या है, बाय डिफॉल्ट कम है, तो आप क्या कर सकते हो, मशीन लर्निंग में जा सकते हो। देन हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम में मशीन लर्निंग का मॉडल बनाएंगे। आप जो मशीन लर्निंग में मॉडल बनाओगे, वो भी हमारा चैट जीपीटी ही होगा। लेकिन वो क्या होगा, एक छोटे डेटा के लिए होगा, और इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, छोटी होगी, बस। फिर इसका क्या करोगे, फ्रंट एंड बना दोगे, वो सारा चीज बता देंगे। हाँ, कि मॉडल को सेव करके उसका फ्रंट एंड बना देंगे और उसमें अपलोड कर देंगे। तो ये सारा चीज हम लोग करेंगे। बाकी फिर मैथ्स का एक 5 मिनट दो मुझे, इधर देख लो। मैंने मैथ्स का टॉपिक बोला था, वही नहीं। लैपटॉप कर दिया ना आपको स्टैट्स की बाय डिफॉल्ट बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एज ए एनालिस्ट आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, और एनालाइज में क्या आता है, स्टैटिक्स पार्ट होता है। तो स्टैटिक्स में क्या रहेगा, क्यों करते हैं, तो इसका एक बेसिक डिफिनेशन है यहाँ, दिख रहा है, कि स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ द कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एनालाइजिंग डेटा। कि स्टैट्स बोलते किसको है, तो जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, जो आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उससे क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो वही हमारा क्या होता है, स्टैट्स होता है। अब ऐसा हम लोग करते क्यों है, तो सिंपल सी बात है, कोई डिसीजन मेकिंग के लिए, या तो फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यही चीज इसका प्रोसेस है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्टैट्स, कि जब आप स्टैट्स यूज कर रहे हो तो किस किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपका डेटा किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, सेल्स वाले कॉलम का एक अच्छा नॉलेज चाहिए एक ही वर्ड पे, तो कैसे बताओगे। मेरे पास एक सेल्स का कॉलम है, अब मुझको उसको एक नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या यूज करोगे, या फिर काउंट कर सकते हो तो उससे पता चलेगा कि कितने आए हैं। सम करोगे तो उसका क्या टोटल मिल जाएगा। और मीन कर लेंगे तो मीन, MIN, तो मिनिमम मिल जाएगा। मैक्स कर लेंगे तो मैक्स मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो इस तरीके से क्या है, कि आप इसको एक वैल्यू पे क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो वही हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव, मतलब वो जो एक नंबर मिलेगा, वो मेरा पूरा डेटा को क्या करेगा, डिस्क्राइब कर सकता है ना। अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, तो एवरेज क्या करता है, पूरे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर टोटल करेंगे तो वो भी क्या कर रहा है, पूरे नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही हमारा क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आता है। तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखना पड़ेगा। तो पहला होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी की बीच की वैल्यू, मिड की वैल्यू, तो उसको हम लोग कैसे कैसे निकालते थे, मीन मीडियन और मोड का यूज करके। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता था, हटाना नहीं, मतलब जो हमारे पास डेटा है उसका क्या है, डिस्पर्स, मतलब क्या बोल सकते हो, स्कैटर्ड, कि हमारा वैल्यू का रेंज क्या जा रहा है, कितना जा सकता है, मिनिमम मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो उसके अलग अलग मेथड रहेंगे। तो उसका हमारा होता है वेरिएंस, बोलते हैं ना, कि हाँ मेरा डेटा इतना वेरी कर रहा है,
या फिर इतना वेरी कर रहा है ये चीज। तो वेरी का मतलब क्या होता है कि आपने जो बोला उसने जो बोला उसके बीच का जो गैप होगा, है ना। तो उस चीज को भी हम लोग निकालते हैं। उससे क्या पता चलता है कि एक्चुअल में क्या था और प्रिडिक्ट किए तो क्या आया। तो इससे हमें बीच का एरर पॉइंट मिलेगा कि आप एक्चुअल और जो हमारे पास क्या है प्रिडिक्टेड है उसमें इतना डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस को क्या करना है रिड्यूस करना है। तो उसको वो पता होगा तभी तो रिड्यूस करेंगे। तो वही हमारा क्या होता है वेरिएंस होता है कि मेरे पास क्या आ रहा है 100 का एरर आ रहा है। तो उसको रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे, तो उस 100 को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग मेथड फिर अप्लाई करेंगे। तो वो 100 से मेरा कितना आ गया 50 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूँ वो काम कर रहा है ना। अगर फिर दोबारा मैंने क्या किया दो तीन और मेथड अप्लाई किया, अब वही 50 से क्या होगा 150 चला गया। मतलब कि जो मैंने दोबारा अप्लाई किया वो क्या है गलत चल रहा है। तो फिर उसको क्या करेंगे बैक करेंगे। देन फिर क्या करेंगे अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो चीज चलते रहता है, यही चीज चलता है एक्सपेरिमेंट पार्ट में। देन आपका क्या है कि अगर एक्यूरेसी क्या है कि अब मान लियो कि हर एक चीज में एरर क्या जीरो कर सकते हैं, बताओ। हर एक चीज में जीरो हो सकता है एरर। जीरो एरर का मतलब क्या हो गया 100% परफेक्ट। और कोई भी चीज ऐसा है जो 100% परफेक्ट हो तो मतलब कुछ ना कुछ एरर पॉइंट रहेगा ही रहेगा। तो इसको कभी भी हम लोग जीरो भी नहीं कर सकते। तो लेकिन कितना मैक्स टू मैक्स मिनिमाइज कर सकते हैं वो तो हमें पता होना चाहिए। कि मान लो एक होता है कि हमारे पास 90 एरर आ रहा है और एक आता है कि 70 एरर आ रहा है। और हार्डली टू हार्डली हम कितने कर सकते हैं 50 का ही एरर को कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कम नहीं हो रहा है। तो हम इसका बेंच मार्क क्या सेट करेंगे कि ये एग्जाम दे रहे हैं तो ये एग्जाम में क्या है कि 50 से ज्यादा किसी का सही नहीं हो रहा है या फिर 50 एटलीस्ट गलत हो ही रहे हैं सबके। तो ये बेंच मार्क एक सेट करते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बेंच मार्क है कि आप जब ट्रेनिंग दोगे उसकी एक्यूरेसी कितनी जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी मार्केट में जाते हैं तो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए 90 होना चाहिए, 95 होना चाहिए, या तो 99 होना चाहिए। मतलब ये यूनिवर्सल होता है कि इतना हो गया तो ठीक है, इतने भी हम लोग क्या कर सकते हैं मान सकते हैं। अगर इससे कम भी हुआ तो वो डिपेंड करेगा कि आपका डोमेन कौन सा है ना। जैसे स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्शंस की एक्यूरेसी कितनी होती है 70-30 का चलता है। कि अगर 70% भी आपका सिस्टम सही से बता रहा है मतलब क्या है कि वो एक बेस्ट मॉडल है। कि स्टॉक मार्केट में अगर 10 बार आप क्या कर रहे हो स्टॉक ले रहे हो तो उसमें से 7 क्या होगा सही होगा और 3 गलत होगा। तो ये क्या है रेशियो है। तो अभी अगर आप कोई भी एक मॉडल बनाते हो मशीन लर्निंग में और उसकी एक्यूरेसी यही रहती है इसका मतलब क्या है कि आपका मॉडल सही है। अगर आपको ये चीज नहीं पता रहेगा मार्केट के बेस पे क्या चल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि 70% एक्यूरेसी दे रहा है मतलब ये गलत है ना। लेकिन हमने मार्केट में उतर के देखा क्या है ये 70% ही ज्यादातर देती है। अगर इससे ज्यादा 80-90 दे रहा है तो दो चीज हो सकता है। पहला कि आपने जो मॉडल बनाया है वो आपका बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और दूसरा कि आपने जो मॉडल बनाया है वो क्या है फेक हो सकता है। कि मैं बोल रहा हूँ मेरा 80% है लेकिन मार्केट में आज तक कोई 80% नहीं दिया है। तो दो ही चीज हो सकता है ना, या तो सबसे अच्छा होगा या तो क्या होगा आप कुछ फेक दिखा रहे होगे, है ना। क्योंकि शक तो रहेगा ना। तो अगर अच्छा है तो क्या करेंगे अच्छा खासा अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे। क्योंकि पहली बार उतना एक्यूरेसी गया है तो क्या करेंगे क्या करते हैं ठोक पीट के चेक करते हैं नहीं सही तो है ना, फिर खरीदते हैं। तो वही चीज फिर इसके साथ भी होता है। अगर इस तरीके से जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर फिटिंग। मतलब क्या हो गया ओवर ही फिट हो गया। तो इसको अगर ओवर फिटिंग हो रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर सचमुच है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर क्या करते हैं हम लोग इसको फिर चेंज करते हैं। तो ऐसा भी सिनेरियो रहता है। तो दोनों तरीका से काम कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि अगर मार्केट में अगर 70 है तो 70 ही चलेगा। क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है क्या बोलते हैं रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए। वो चीज यहाँ पे भी चलता है। जैसे चैट जीपीटी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था। हाँ। अब डीप सीप का कौन तोड़ेगा पता नहीं। वो नहीं पता है बट हाँ कि हाँ रिकॉर्ड बना है तो टूटेगा जरूर। तो वो क्या होता है टाइम। तो वो अलग चीज है। तो वो चीज हमारा क्या रहता है इसके रेंज के बेस पे डिफाइन करते हैं। देन होता है डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों चेक करते हैं कि आपका डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो आप चेक कर पाते हो तो उसके बेस पे आप अच्छा खासा वेरिएंस निकाल सकते हो, अच्छा खासा मीन निकाल सकते हो इसकी। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन है तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। हिस्टोग्राम आपको पता है, हिस्टोग्राम में जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे थे वो हमारा क्या होता है
केडी होता था। और केडी किससे बनता है? तो पीडीएफ और पीएमएफ फंक्शन से बनता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा। देन प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही आंसर करेगा। कि अगर आपने दो आंसर आपके मन में चल रहा है, तो देखते हो क्या कि कौन सा आंसर के चांसेस ज्यादा है कि सही हो सकता है ना। देन फिर उसका क्या करते हो, आंसर देने लगते हो। फिर सामने वाला रिप्लाई करता है नहीं ये तो गलत है। तो फिर जो दूसरा आंसर था वो बताते हो। तो बोलता है हाँ ये सही है। तो फिर क्या बोलते हैं, यही सोच रहा था मैं। नहीं, तो ये चीज चलती है। तो उसके बेस पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे। देन ये क्या होगा हमारे पास, ये डेटा को सिर्फ डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब का मतलब क्या हो गया, आप डेटा के बारे में नॉलेज ले सकते हो, आपका डेटा कैसा है, अच्छा है, खासा है, क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते, इससे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ बताएगा। अब एक्चुअली में क्या करना है, हमें सॉल्व भी तो करना है। तो इन्फ्लुएंशियल आता है। इन्फ्लुएंशियल में क्या रहेगा कि इट्स कंसिस्ट ऑफ यूजिंग डेटा यू हैव मेजर टू कंक्लूजंस। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो डेटा है उसके बेस पे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालोगे। और ये कंक्लूजन किसके बेस पे निकलेगा? तो इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सैंपल का, एक होता है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन क्या होता है? हाँ ये तो होता है। और डेटा के बेस पे क्या रहेगा कि जितना हमारे पास डेटा पॉइंट है सारे कवर हो जाने चाहिए। जैसे आप कोई भी चीज करते हो तो क्या करते हो, बोलते हैं ना सैंपल क्या है, सैंपल दिखाओ। डेमो बोल सकते हो। और दूसरा सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास मार्केट में क्या 1000 डेटा है, तो क्या हम मार्केट से 1000 डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? अगर कर भी सकते हैं तो फिर क्या होगा, इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा और पैसा। क्योंकि फ्री में तो कोई कलेक्ट करके देगा नहीं। तो टाइम और पैसा लगेगा। और मार्केट में क्या है कि टाइम और पैसा ज्यादा लग रहा है, तो मतलब कि आपका फिर प्रोडक्ट भी अच्छा खासा बनना चाहिए ताकि क्या प्रॉफिट भी। अगर ये जो रिजल्ट 1000 वाले से मुझे मिल रहा है, अगर मैं बोलूं कि यही रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 200 में ही मिल जाएगा, तो आप क्या प्रीफर करोगे? 200 डेटा ही कलेक्ट करना प्रीफर करोगे क्योंकि ये इजी है, टाइम भी कम लगेगा। तो यही चीज इसका क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पूरा पॉपुलेशन हो गया। मतलब मार्केट में 1000 ही डेटा है, इससे ज्यादा डेटा है ही नहीं। तो मतलब टोटल डेटा कितना 1000 है, तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। और 1000 डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं, तो उसी में क्या करते हैं हम लोग, कुछ डेटा पॉइंट्स ही निकाल लेते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल, है ना। कि कोई भी टेस्टिंग होती है तो पहले क्या होता है, 100 बंदों पे होता है, 200 पे होता है, जितना भी उसका रहता है एक रेशियो, उसके बेस पे क्या होगा, टेस्टिंग होती है। तो उसके बेस पे जो रिजल्ट आएगा, अब ये 200 के बेस पे जो रिजल्ट आएगा, अब वो रिजल्ट किसके लिए हम लोग मान के चलेंगे फिर, पूरे 1000 लोगों के लिए, है ना। कि जैसे कोविड का ही केस ले लेते हैं कि कोविड में जो वैक्सीन बना था, तो पहले कितने लोगों को वैक्सीन दिया गया होगा, 1000। देन उसको ऑब्जर्वेशन में रखा होगा। अगर वो सही से काम कर रहा है तब फिर क्या है, आगे फिर चलेगा। और जिसमें नहीं काम कर रहा था तो क्या हो रहा था कि चीजें क्या हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी कि मर गया। तो उसके बेस पे क्या होगा, फिर वो वहीं पे रुक जाएगा। तो मैंने 1000 पे काम किया, उसमें सही से काम कर रहे हैं। तो फिर क्या करता है, गवर्नमेंट का लेवल रहता है, 3 4 लेवल रहते हैं कि पहले आपको 1000 में करना होगा, फिर 10,000 में, फिर आप 1 लाख में करते हो। अगर ये सक्सेस होता है, मतलब एक रेशियो रहता है कि 95% क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। कि अगर 100 में से 95 लोग बच रहे हैं, तभी आप क्या कर सकते हो, मार्केट में ये दवाई ला सकते हो। तो इसके बेस पे क्या होगा, इन्होंने रिसर्च किया। तो हार्डली टू हार्डली कितने लोगों पे हमने रिसर्च किया, 1 लाख लोगों पे, है ना। अब 1 लाख के बेस पे हम कितने लोगों को दे रहे हैं वो वैक्सीन, जितने भी हैं, पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, 1.4 बिलियन। अब 1 लाख की टेस्टिंग जो हमने किया, अब उसको 1.4 बिलियन में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये जो एप्लीकेशन, इसके बेस पे हमने जो रिजल्ट निकाला, इसकी ऑथेंटिकेशन तो होनी चाहिए ना। कि भाई 1.4 बिलियन लोगों पे आप वो वैक्सीन लगा दोगे, तो मायने रखता है ना। तो ये आपने जो टेस्टिंग किया था, वो टेस्टिंग की ऑथोरिटी होनी चाहिए। ऑथोरिटी मतलब क्रॉस चेकिंग होना चाहिए, वो सही है या गलत है वो सारा चीज। तो वो सारा चीज फिर हम लोग किस में करते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स में करते हैं। कि आपने 1 लाख में ही वो क्या कहता है, पूरा किया था। तो अब मार्केट में जाके मैं क्या करूंगा, एक दो डेटा उठाऊंगा और उसके बेस पे क्या करूंगा, एक्यूरेसी चेक करवाऊंगा। अगर वो एक्यूरेसी सही आ रही है जो आपने बताया है, तब फिर क्या करेंगे कि ओके ओके चल सकता है। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नहीं चलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल। ये समझ में आया टॉपिक। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कुछ सैंपल के बेस पे पूरे पॉपुलेशन का क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे।
कि जो भी आंसर होगा पूरे कंक्लूजन के लिए क्या होगा, यही होगा। अब इसके लिए क्या होगा, मैंने बताया हर एक चीज में क्या होगा, इसमें टेस्ट करना पड़ेगा कि ये पास होगा, ये फेल होगा, या फिर मार्केट में लॉन्च होगा या नहीं लॉन्च होगा। तो इस टाइप के आंसर को हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रीफर करते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के टेस्टिंग होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है? हाइपोथेटिकल मतलब मान के चल रहे हैं। अब वो प्रूफ हुआ नहीं हुआ, वो बात की बात है। हाँ, हाइपोथेटिकल से ही हाइपोथेसिस बना है कि आप एक ऐसा सिचुएशन लेके चल रहे हो जिसका कोई प्रूफ नहीं है। आप मैंने मान के चला कि इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि मैं एक ऐसा सिचुएशन कि आज स्टूडेंट सारे आएंगे, ये मान के मैं चल रहा हूँ। अब इसका प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा मुझे, कि आएंगे तो उसको मुझे कोई क्या करना होगा, सबको कॉल करूंगा। अब उसमें से क्या है कि अगर एक क्राइटेरिया रखेंगे, अगर मुझे उनमें से 10 बंदे हैं, उसमें से मुझे 7 ने भी रिप्लाई कर दिया कि आ रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं सही हूँ, ये हाइपोथेटिकल नहीं है कि वो आएंगे ही, मतलब ये ट्रू है। अगर मैंने बोला कि वो आएंगे, अब ये गलत है कि सही है, कि मैंने बोला कि आज आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ये मैंने बोला। अब ये क्या है, सही है या गलत है? अभी बाय डिफॉल्ट मैंने हाइपोथेटिकल लिया है, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब इसके बेस पे मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। कॉल का मतलब क्या हो गया, आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। मैंने कॉल किया 10 लोगों को, उसमें से 7 ने रिप्लाई किया और 7 ने बोला आ रहे हैं। तो ये किसके पक्ष में हो गया, मेरे पक्ष में हो गया। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, जो मैंने बोला था वो गलत नहीं था, वो सही था। बोलेगा कैसे, तो ये देखो मैंने 7 को मैसेज किया था, उसमें से 3 ने क्या है, 7 ने क्या ने बताया कि आ रहे हैं, वो बताया, तो मेरे पास प्रूफ है अब। तो ये प्रूफ कलेक्शन यहाँ से होगा हमारे पास टेस्टिंग के बेस पे। अगर यही चीज क्या आता, मैंने 10 को कॉल किया, उसमें से 3 ने बोला हाँ और 10 ने बोला ना, 7 ने, तब ये क्या हो गया, जो मैंने बोला था वो तो मेरे लिए गलत हो गया। तो अब क्या है कि सामने वाले के पास भी और मेरे पास भी है कि हाँ, जो मैं बोल रहा था वो गलत है। कैसे, कि 7 ने गलत बोला है कि नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, प्रूफ। अब ये हो गया एक बेसिक एग्जांपल के फॉर्म में हो गया। अब डेटा के बेस पे हम लोग जो क्या करते हैं, प्रूफ करेंगे, वो क्या होगा, कैलकुलेशन के बेस पे होगा सारा, कि हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। अगर कैलकुलेशंस का एक क्राइटेरिया होगा, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो वो हमारे पक्ष में होगा, अगर नहीं फुलफिल करेगा तो वो क्या होगा, अगेंस्ट होगा। अगेंस्ट मतलब कि जो मैं सोच के चल रहा था वो क्या है, गलत है। तो इसमें यही हाइपोथेसिस में क्या होता है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। अब कितना सही है कितना गलत है उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंस पे लेते हैं, कि जो तुम बोल रहे थे उसका कॉन्फिडेंस कितना था, तो 90% था, तो वो भी अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ये हमारा कहलाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो हम लोग मान के चलते स्टार्टिंग में उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और जो हमारे पास उसका अल्टरनेटिव होगा, जैसे मैंने बोला आएंगे, तो उसका उल्टा क्या होगा, नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही केस सही होगा ना। तो जो उसका अल्टरनेटिव होगा उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और ये होता है पी वैल्यू। पी वैल्यू मतलब जो कैलकुलेशंस करेंगे उसके बेस पे क्या होगा, एक नंबर मिलेगा। जैसे मुझे क्या मिला, 7 लोग बोले हाँ, तो मुझे ये नंबर मिला। और मेरा क्राइटेरिया क्या था, कि अगर 6 लोगों ने भी हाँ बोल दिया तो मैं बोलूंगा कि वो लोग आ रहे हैं। अगर 6 से भी कम बोला तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं आ रहे। कि 50-50 हो जाता है, तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा अपना एवरेज ज्यादा लेके चल रहा हूँ, कि अगर 6 ने भी ज्यादा बोला, 6 लोगों ने भी बोला, तो क्या है कि ये क्लास चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो ये हमारा पी वैल्यू होता है जो आप कैलकुलेट करके ला रहे हो। अब ये पी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो मैंने जो कॉल किया था 10 लोगों को, उसमें से 7 ने रिस्पॉन्स किया, तो हमारा पी वैल्यू क्या होगा, वो 7 होगा, है ना। अब इसमें सिग्निफिकेंस वैल्यू कौन सा होगा, तो जो मैंने 6 क्राइटेरिया सेट करके रखा है वो हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंस वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा हाइपोथेसिस का एक केस हो गया। अब इसमें क्या होगा कि जो आप ये फॉर्मूला के बेस पे 7 और 6 जो भी आ रहा है, सॉरी ये 7 जो आ रहा है, वो क्या होगा, अलग अलग कंडीशन के बेस पे हो सकता है। जैसे अगर बारिश आ रही हो तो उस समय क्या होगा, चांसेस अलग होंगे। अगर फोन कॉल आ रहा हो फिर क्या बोल सकते हैं या तो फिर क्या है, ठंडी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, मतलब कुछ सिचुएशन हो गया जिसके बेस पे क्या है कि वो फैक्टर हो गया हमारे डेटा पे। तो यहाँ पे जो फैक्टर होगा वो डेटा टाइप होगा, क्योंकि डेटा में क्या होगा, फैक्टर डेटा टाइप ही होगा। कि कौन सा डेटा टाइप है, किसका चेक कर रहे हो, तो उसके बेस पे क्या है, यहाँ पे चीजें दिखी। तो अगर आपके पास कुछ अलग टाइप का है तो जेड, टी, का स्क्वायर, इस तरीके से क्या है, डेटा के बेस पे अलग अलग टेस्टिंग है। आप का स्क्वायर बोलते हैं, कि आपके पास जैसा डेटा रहेगा उसके बेस पे क्या होगा, टेस्टिंग बदलती रहेगी। ठीक है। तो वो क्या हो गया, टाइप ऑफ टेस्टिंग। तो आपको मिनिमम इतना देखना पड़ेगा। इन्फ्लुएंशियल हमारे लिए क्या होता है, कि जानना जरूरी है, बट क्या है, स्टार्टिंग में ऑप्शनल होता है। क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड, ये आपका कैलकुलेट करोगे, और किसी भी डेटा के बेस पे उसका क्या, बिजनेस डिपेंड करेगा।
कि बता रहा है कि मुझे एप्पल का एक नया फोन लॉन्च करना है। तो बताओ मैं दिल्ली में लॉन्च कर सकता हूँ या नहीं, या फिर साउथ एक्स में लॉन्च कर सकता हूँ या नहीं। तो आपको तो आपको कैसे पता चला? तो आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा, डेटा कलेक्ट किया होगा, है ना? हाँ। अगर मान लो मैंने मैंने ओपन कर दिया, कि ओपन करने में क्या लगता है, पैसा लगता है। ओपन करने में क्या होता है, खर्च जाता है, क्योंकि छोटा मोटा नहीं होगा, करोड़ों का क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा। अब उसमें हमारे पास चांसेस ही हैं, तभी तो करेंगे। जैसे ये क्या है, आईटी वेदांत है। आईटी वेदांत अपना नया ब्रांच खोलना चाहेगा, तो कहाँ पे खोलेगा? जहाँ पे चांसेस ज्यादा होंगे, यहाँ पे कम। और वो चांसेस कैसे पता चलेगा? वहां पे जाके देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये सारा चीज चलता है। कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे खोलते हैं आईटी वेदांत को। अगर मान लो मैं एक ऐसे गांव में खोल रहा हूँ जहाँ पे सारे लोग क्या आईटी बंदे बैठे हुए हैं, और वहां पे क्या है, सब पैसे वाले हैं, तो तब तो पता नहीं ना। तो वो रहता है डेटा कलेक्शन के बेस पे, कि वहां पे क्या है कि अलग अलग फैक्टर होगा। अब उसके बेस पे क्या कर रहे हो, आप डिफाइन कर रहे हो। उनका है पहले से। तो इसके बेस पे क्या किया मैंने, डेटा कलेक्ट किया। क्योंकि एक ब्रांच बनाने में मान लो उनको क्या लग रहा है, 5 करोड़ लग रहे हैं। तो वो 5 करोड़ क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं दे देंगे ना कि चलो ठीक है आपने बोला कि हाँ यहाँ पे चलेगा और मैंने खोल दिया। ऐसा तो नहीं होगा। पहले मैं क्या करूंगा, सब चीज देखूंगा, सारी चीज जायजा लूंगा, देन उसके बेस पे क्या करूंगा, एक क्राइटेरिया सेट करूंगा कि ऑन एन एवरेज इतने स्टूडेंट आएंगे, तभी मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ। तो वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पे आसपास एरिया में लोग क्या आते हैं, कोचिंग चल रही है। इसके बेस पे यहाँ पे क्या रहने का सुविधा अच्छा खासा है, कि अगर स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट देख के भी आते हैं तो क्या आ सकते हैं, यहाँ आसपास रह सकते हैं। देन और क्या चीजें हो सकती है, कि फी के बेस पे भी हो सकता है, लोकेशन के बेस पे हो सकता है, टाइमिंग के बेस पे, मतलब अलग अलग फैक्टर के बेस पे क्या है, ये चीजें हमारी फुलफिल कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रांच खोल सकते हैं। देन फिर उसका क्या रहेगा, बिजनेस टीम रहेगा। देन वो सारा चीज फिर क्या करेगा, क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक करने के बाद बजट देखेगा, कितना बजट दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। देन वो क्या करेगा, ओपन करेगा। तो ये सारा चीज हमने क्या किया, इसके बेस पे किया। अब मान लो आप एज ए फ्रेशर गए, और आपके बेस पे मैंने क्या बोला कि आप ही बताओ कि मैं यहाँ पे बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आपने कभी ऐसा कोई चीजें सॉल्व नहीं की है, तो आप क्या फर्स्ट टाइम बताओगे, तो उसकी एक्यूरेसी के चांसेस क्या रहेंगे? हाँ, तो यहाँ पे जो होता है फिर एक्सपीरियंस बेस्ड काम होता है। ज्यादा भी कम हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फर्स्ट टाइम जो करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन वही काम 2-3 बार कर लेते हो, तो फिर क्या आता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। तो वही चीज होता है यहाँ पे। इन्फ्लुएंशियल क्या होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड वाले बंदे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरा बिजनेस डिपेंड रहता है। ठीक है, बोलेगा अभी तुम आए हो पढ़ के कैसे, तो वो सीनियर पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। तो ये चीज आपका चलेगा।